ओके, तो शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग भी समझा था। ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट था, ब्रांच था किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने देखा था हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, उसके बाद यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन भी की। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या हुआ, कैसे किया गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडिया पे, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जो है पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग दिशा। ओके, तो यहाँ पर देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि हमें क्या करना है, अपनी जो क्लोज इकोनॉमी है उसे वर्ल्ड में ओपन करना है। यानी कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को बाहर के देशों के साथ जो है बढ़ाना है, उनके साथ हमारे जो लिंक है वो बढ़ाने, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते थे, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? तो उसके लिए क्या किया गया था, बहुत सारी पॉलिसीज थी जो कि रिमूव किए गए थे, जिससे बाहर वाले देश जो है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सके। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने कम किया और हमने भी यहाँ पर अपने देश के सिटीजन्स को बढ़ावा दिया कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो बाहर के देशों से। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो, ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो हमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपने इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना था, जोड़ना था किसके साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। क्लियर है? इसमें हम इंफॉर्मेशन, गुड्स और सर्विसेज सभी चीजें जो है शेयर करते हैं। क्लियर है आपको? उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन अच्छे तरीके से स्टडी किया था, तो यहाँ पर हम ज्यादा यहाँ पर नहीं फोकस करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन होती है वो भी हमारी कई तरीके की होती है। मेनली हम ग्लोबलाइजेशन को 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पर है उसमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अब फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमी से प्रोडक्शन गुड्स वगैरह हम प्रोड्यूस करते हैं, वो उसका हम यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट और मनी को एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, जिससे हमारी जो मार्केट है वो वाइड होती है, बाहर के देश वाले भी हमारी मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और हम भी यहाँ पर जो है उनके मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जिससे मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। यानी कि हमें अगर बाहरले देश में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें वहाँ का डॉलर मिलता है, और वो अगर यहाँ इंडिया में आते हैं तो वहाँ पर रुपीज़ में पैसा कमाते हैं, तो मॉनेटरी एक्सचेंज भी यहाँ पर हो पाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट और मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे देश के साथ ग्लोबली। ठीक है, क्लियर है आपको? अब यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कौन होती है, जो कि एक देश से ज़्यादा देशों में जो है यहाँ पर काम करती है। जैसे कोको कोला कंपनी होगी ना, वो इंडिया में भी काम करती है और भी अलग अलग देशों में जो है काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। क्लियर है? क्योंकि वही यहाँ पर बिजनेस को बढ़ावा देती हैं अलग अलग देशों में। नेक्स्ट देखो क्या है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में देखो क्या होता है, हम ना पॉलिसीज इस तरीके से बनाते हैं, मतलब कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो इस तरीके से बनाई जाती है ताकि हम जो है दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशन बना पाए, उनके साथ प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, उनसे जो हमारे रिलेशन है वो और बेहतर बने, ताकि वो भी हमारी ग्रोथ में जो है सपोर्ट करे। अब देखो जब रिलेशन बेहतर बनाने हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। जब हम पॉलिसीज बनाए तो इस तरीके से बनाए कि जो सामने वाला देश है उसका भी बेनिफिट हो, हमारा भी यहाँ पर बेनिफिट हो। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम पॉलिसीज या फिर जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं उसको इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि सामने वाले देश के साथ हमारी जो रिलेशन है वो अच्छे बन पाए। क्लियर है? समय समय पे आप लोग को पता है कि जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी, वो भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाते रहते हैं, तो वो यही करते हैं, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशन यहाँ पर अच्छा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, दिस इज द ग्लोबलाइजेशन दैट रेफर्स टू नेशन पॉलिसीज दैट एम एट द ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू अदर नेशन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली भी हमें रिलेशन अच्छे बनाने और इकोनॉमिकली भी यहाँ पर रिलेशन बनाने। क्लियर है? इनसे हमारे जो कंट्रीज हैं उनके बीच में बॉन्ड अच्छा बनता है, रिलेशन यहाँ पर अच्छे बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब ये कल्चरल और ग्लोबलाइजेशन में देखो क्या होता है, हम एक दूसरे देश के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। टेक्नोलॉजी और जो हमारा कल्चर है, ठीक है, जो हमारे देश में अच्छी चीज बातें हैं हमारे कल्चर में, वो हम दूसरे देश के साथ जो है शेयर करते हैं। साथ के साथ जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश में अगर अच्छी है तो उसको हम दूसरे देश के साथ शेयर करते हैं। अगर दूसरी अमेरिका जैसी कंट्रीज में टेक्नोलॉजीज आपको पता है ज़्यादा अच्छी है इंडिया के कंपैरिजन में, तो
कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से हम भी यहाँ पर एबल होते हैं कि हम भी उन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज कर पाए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, इन दिस टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन द फोकस इज ऑन द टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है, सोसाइटियल फैक्टर्स। तो इसमें हम कल्चर और टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल जैसे कम्युनिकेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इनसे हम ज्यादा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन आई है ये पॉसिबल कैसे हुई, ठीक है, कैसे यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अपने देश में जो है अपनाया, कैसे ये पॉसिबल हो पाया? तो मेनली दो रीजन यहाँ पर देखो क्या है हमारे। एक तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाया है। ग्लोबलाइजेशन लाने में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वो क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही आज हम यहाँ बैठे, ठीक है, कहीं पर भी अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वहां से कोई प्रोडक्ट हम यहाँ पर खरीद सकते हैं। कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो 2 मिनट में हमारे कंप्यूटर पे सब टाइप करने की जरूरत है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। चाहे आपने यूएसए की कंपनी के बारे में जानना है, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है, आपको सब मिल जाता है। अब ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ है? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अगर आपको कोई सामान यहाँ पर मंगवाना है, जैसे बाहरले देश से मंगवाना है, तो एरोप्लेन से फ्रेट होके यहाँ पर हमारे पास आता है, तो वो किस चीज से पॉसिबल हो पाया है? हमारा यहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो ट्रेड हो गया वो हमारा कॉस्टली नहीं रहा, ठीक है, हमारी कॉस्ट यहाँ पर कम आने लगी, जिसकी हेल्प से अब हम कम प्राइस पे भी यहाँ पर जो है अपने बिजनेस को चला सकते हैं। क्लियर आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन नहीं ले आ सकती। अब जो देश यहाँ पर जिसको ग्लोबलाइजेशन कंट्री में लगाने के लिए ले आने के लिए जो कंट्री की पॉलिसीज है उनको भी लिबरलाइज करना पड़ेगा। उनको यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेगी, ताकि जो बाहर से जो हमारे लोग हैं वो अच्छी तरीके से हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर पाए, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं जिनको यहाँ पर हटाना पड़ता है कंपनीज को। क्लियर आपको? हटाना पड़ता है ताकि हमारी जो यहाँ पर इकोनॉमी है वो यहाँ पर ग्रोथ कर पाए। अब देखो जो हमारे बैरियर्स है उसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे के सारे बैरियर्स ही हटा देने हैं, कुछ बैरियर्स हमें यहाँ पर रखने भी है ताकि प्रॉपर तरीके से ग्लोबलाइजेशन है जो यहाँ पर अप्लाई हो सके। क्लियर आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सिंपली मैं आपको बताऊं कि ऐसा ग्लोबलाइजेशन जिससे सभी देशों का, देश में जितने भी लोग हैं उनका बेनिफिट हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से डेवलप कंट्री को तो बेनिफिट हो रहा है पर जो डेवलपिंग है या फिर जो अंडर डेवलप है उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फेयर ग्लोबलाइजेशन ले आना चाहिए जिससे सभी का यहाँ पर बेनिफिट हो। जैसे हमारी कंट्री है, इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन लिया, तो आप लोग को आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन आने के नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फेयर ग्लोबलाइजेशन को ले आने के लिए। जब भी ग्लोबलाइजेशन ले आया जाए तो गवर्नमेंट को ऐसे कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे जो है कंट्री में सभी को इक्वल बेनिफिट हो और कंट्री की भी यहाँ पर ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि जो बाहर वाली कंपनीज है वो आई कह के बिजनेस पर उन्होंने हमारी कंट्री को ही यहाँ पर टेक ओवर कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने ऐसा ही तो किया था, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ पॉलिसीज भी बनानी यहाँ पर गवर्नमेंट को जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड आल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, ठीक है। यहाँ पर इक्वली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है और जो इसका बेनिफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, शेयर किया जाना चाहिए। अब इसको अच्छा बनाने के लिए, इसको पॉसिबल करने के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पर बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बना सकती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो लेबर लॉज है उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखो जब ग्लोबलाइजेशन होती है ना, बाहर वाली कंपनी हमारे देश में आती है तो हमारे लेबर को एक्सप्लॉइट करती है, उनको कम से कम जो है वेजेस यहाँ पर दिए जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आगे नहीं होता, लोग मजबूर होते हैं कम वेजेस पे भी काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे कुछ लेबर लॉज बनाए जिससे हमारा लेबर का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो ना हो पाए। यानी कि जैसे मिनिमम वेजेस फिक्स कर दें, अगर कोई कंपनी को लेबर चाहिए तो उसको मिनिमम इतना वेजेस देना ही पड़ेगा। क्लियर है आपको? तो ये लेबर लॉज जो है वो बनाने चाहिए ताकि हमारी लेबर यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ कर पाए। उसके बाद देखो इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखो ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से क्या होता है कि हमारी कंट्री में बाहर वाली कंट्री के बड़े बड़े बिजनेस जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, जो बड़े लेवल पे अपना काम कर रही होती है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है उनके पास, ठीक है। तो उसको यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन में आपने उनको इनवाइट किया
कंट्री में आया, कंपटीशन बढ़ा, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारी स्मॉल प्रोड्यूसर है यानी कि स्मॉल कंपनीज है उसको सपोर्ट करे, कहीं वो जो है ग्लोबलाइजेशन के नीचे दब ना जाए, उनका बिजनेस यहाँ पर खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट है उनको कई तरह की यहाँ पर सब्सिडीज वगैरह जो है प्रोवाइड करनी यहाँ पर जरूरी होती है, ताकि वो भी यहाँ पर ग्रोथ कर पाए, उन पे ध्यान देना यहाँ पर जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगाने जरूरी हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि सभी कुछ खुला नहीं कर देना चाहिए, कुछ बैरियर्स रखने चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर इट कैन नेगोशिएट दैट WTO फॉर फेयर रूल्स, ठीक है। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO का पूरा फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करती है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके साथ नेगोशिएट करना चाहिए कि आपको जो है यहाँ पर अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री के लिए जो है ले आना चाहिए। क्लियर है आपको। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पर कि हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसे अगर ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाना है तो उसके लिए उसको जरूरी है कि वो जो है अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है जुड़ के काम करे। क्योंकि देखो अगर स्पोर्ट हो, एकता में बल होता है, आपने कहानी सुनी ना, एकता में बल होता है, ठीक है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज अकेले अकेले काम करेंगी तो जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास पहले से ही बहुत सारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं तो वो यहाँ पर गलत फायदा उठाएंगे ग्लोबलाइजेशन का। तो इसीलिए चाहिए यहाँ पर गवर्नमेंट को कि वो अदर डेवलपिंग या फिर कोई अंडर डेवलप कंट्री है उनके साथ में मिलकर काम करें, ताकि साथ में विकास हो सके। क्लियर है आपको। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। अब हम फाइनली यहाँ पर देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडिया पे। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दिए कि आपको यहाँ तक क्लियर, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दिए क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर इम्पैक्ट। तो जो इम्पैक्ट पड़े थे ग्लोबलाइजेशन के हमारी कंट्री पे वो दो तरह के पड़े थे, एक बेनिफिट भी हुआ था, यहाँ पर लॉस भी हुआ था, डिसएडवांटेजेस भी थे तो एडवांटेजेस भी थी। तो पहले हम यहाँ पर जो है यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े। सबसे पहले देखो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पर कैपिटा इनकम का मतलब कंट्री का जो एक पर्सन है उसकी इनकम कितनी, ठीक है। तो पर कैपिटा जैसे मान लो यहाँ पर हमारी कंट्री में टोटल यहाँ पर कितने हैं, मान लो 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वो 1 करोड़ लोगों की जो है इनकम कैलकुलेट, उसमें से हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 करोड़ में से जो एक पर्सन है उसकी यहाँ पर इनकम कितनी है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ग्लोबलाइजेशन है उसके आने का फायदा क्या हुआ कि लोगों की जो है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई। अब ये कैसे इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर देखो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारी इकोनॉमी में ट्रेड को बढ़ावा मिला, ठीक है। बाहर के लोग भी यहाँ पर हमारे यहाँ आए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, और यहाँ जो हमारे हमारे खुद के बिजनेसमैन थे उन्होंने भी ट्रेड में काफी यहाँ पर बढ़ावा गया, जिससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, लोगों को काम मिला, उनकी इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इससे उनकी जो पर कैपिटा इनकम है ये भी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफी हमारे यहाँ पर इंक्रीज हुए थे। एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन था जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पे ले आए थे कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे, तो यहाँ पर इसको बढ़ाना जरूरी था। तो ग्लोबलाइजेशन से आने से इस पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुए थे। क्लियर है। अब ये इंक्रीज कैसे हुए, तो देखो हमने बाहर वाली कंपनीज को के रास्ते खोल दिया हमारी इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन करेंसी हमारे देश में आई। क्लियर है। और यहाँ पर आने से हमारा जो यहाँ पर बिजनेस इंक्रीज हुआ, हमने भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जिससे फॉरेन करेंसी हमारे पास आई। क्लियर है। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है यहाँ पर बढ़ गया। तो यहाँ पर एक डाटा है कि 1991 के समय जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो हमारा कुछ यहाँ पर 4388 करोड़ था, पर 2012 में मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद ये जो हो गया हमारा यहाँ पर 15,24,328 करोड़। सो आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ हमारा फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक्सेस टू अनटैप्ड मार्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर अनटैप्ड मार्केट्स में जो है एक्सेस मिले। अब ये अनटैप्ड मार्केट्स क्या होती है, ऐसे मार्केट जहां पर अभी हमने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया था, मतलब कि कई ऐसे एरियाज थे जहां पर इंडिया ने अभी तक अपने पैर नहीं जमाए थे, उन्होंने उस एरिया में बिजनेस नहीं किया था, उस सेक्टर में बिजनेस नहीं किया था, पर ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से अब इंडिया जो है उसमें भी पार्टिसिपेट करने लग गया, जिससे हम और दूसरी मार्केट में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर हमारी कंट्री की जो है यहाँ पर ग्रोथ हुई।
क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो, द नोटिसेबल बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू मैनी अनटैप्ड मार्केट्स विद अ ह्यूज पोटेंशियल, बिजनेस गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑपरेट ऑन ग्लोबल स्केल। ठीक है, अब क्योंकि हमारे जो बिजनेसमैन थे वो यहाँ से दूसरे बाहर के देशों में भी यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकते थे, तो कुछ ऐसी चीजें जो कि इंडिया में नहीं चलती थी, मतलब कि लोग उसकी डिमांड नहीं करते थे, पर बाहर के देशों में थी। तो अब ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से इंडिया ने वो भी प्रोडक्ट जो है बनाने शुरू कर दिए और उनको जो है एक्सपोर्ट करना यहाँ पर शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन में भी काफी यहाँ पर जो है हमारी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन में डील एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, उन्होंने साथ में मिलकर काफी यहाँ पर चेंजेस किए, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ पर पढ़ाई में काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर मिलने लगे। आप आज तो आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर बैठ के कहीं पे भी इजिली यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बाहर के किसी टीचर से भी आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्लियर है? और अगर हमें यहाँ पर बाहर के देश में पढ़ना भी, तो हम आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। तो एजुकेशन में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली। नेक्स्ट देखो क्या है, मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके पास भी यहाँ पर काफी सारे जो है चॉइसेस देखने को मिले, क्योंकि देखो एक तो बाहर वाले प्रोडक्ट हमारे देश में है, तो अब जो कंज्यूमर है उनके पास ऑप्शंस बढ़ गई। पहले क्या होता था, जो प्रोडक्ट इंडिया में होते थे उनको वही यूज करना पड़ता था, पर क्योंकि अब बहुत सारी जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो इंडिया में आगे ट्रेड करने लगी थी, अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेचने लग गई थी, तो अब कंज्यूमर के पास ऑप्शन थी कि वो सही प्रोडक्ट यहाँ पर चूज करे, जो कि कम प्राइस पे भी हो और क्वालिटी भी यहाँ पर उसकी इंक्रीज हो। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो क्या है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्योंकि देखो चॉइसेस बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, तो यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज थी वो भी, उनकी भी क्वालिटी इंक्रीज हुई, लोगों को बढ़िया से बढ़िया चीजें यहाँ पर मिलने लगी। ठीक है, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इनकम बढ़ी, उनसे भी उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का आपको पता ही है कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हमारी इंक्रीज हुई थी। क्लियर आपको? एम्प्लॉयमेंट। अब इसका रीजन क्या है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे ट्रेड भी इंक्रीज हुए और बाहर से भी कंपनीज आई, तो उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर प्रोवाइड की। नेक्स्ट देखो क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी काफी सारा यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से क्या हुआ कि अब लोग टेक्नोलॉजी को शेयर करने लगे। मतलब कि एक देश के लोग के पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है, तो वो उनको जो है बाहर के देशों के लोगों के साथ जो है शेयर करने लगे, जिससे हर देश अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करता है। ठीक है, जिससे हमारा जो टेक्नोलॉजी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई और इंडियन लोग भी अब यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए। क्लियर है? जैसे यूएसए में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अब वो इंडिया में भी अवेलेबल होने लग गई, जिसका बेनिफिट हमारे इंडियन कंट्रीज को हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन में भी काफी यहाँ पर रिडक्शन हुई थी। ब्रेन ड्रेन बेसिकली देखो क्या होता है, जब हमारे देश के लोग काम के सिलसिले में बाहरले देश में शिफ्ट होने लग जाते हैं, इंडिया को छोड़ के जाने लग जाते हैं। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के मौके जो है इंडिया में काफी ज्यादा यहाँ पर कम है, तो इसकी वजह से लोग जो है इंडिया को छोड़ के बाहरले देशों में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने चले गए। पर ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से क्या हुआ कि अब बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में ही आके अब ट्रेड करने लग गई हैं, अपने बिजनेस ओपन करने लग गई हैं, तो लोगों को यहीं पर इंडिया में ही एम्प्लॉयमेंट जो है मिलने लगी, तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ब्रेन ड्रेन भी यहाँ पर जो है वो खत्म हो गया था। क्लियर है? ये हमारे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे जो कि इंडिया की कंट्री पे पड़े थे, हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पड़े थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा वो हम यहाँ पर देखेंगे। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट अब क्या पड़ा यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का। सबसे पहले देखो फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब ये सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अदर कंट्रीज जो है उन पे भी ये बात जो है लागू होती है, ऐसी इंडिया पे भी ये चीज जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे। सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है, देखो जनरली देखो अब क्या है
कि हमारी जो ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से क्या होगा कि हर देश के साथ दूसरे का रिलेशन है, यानी कि बिजनेस है, ट्रेड है, इंटरकनेक्टेड है, हर इकोनॉमी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है, अगर एक देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जैसे कि मान लो यूएसए में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उसकी वजह से दुनिया के बाकी देशों में भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। ठीक है, जैसे यूएसए में 2008 में बड़ा डिप्रेशन आया था ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसकी वजह से पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देशों पे उसका जो है बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो एक ये डिसएडवांटेज होता है हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का, कि एक कंट्री में अगर बुरा हुआ तो उसका इफेक्ट दूसरे कंट्री पे भी यहाँ पर पड़ जाता है, क्योंकि बिजनेस है ना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो इंडिया का बिजनेस यूएसए के साथ है ना, तो अगर यूएसए में कोई बुरी चीज होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो इंडिया का बिजनेस भी रुक जाता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी यहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रेड डेफिसिट। अब ये ट्रेड डेफिसिट देखो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का जनरली जो बेनिफिट होता है वो डेवलप कंट्री का ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि जो डेवलप कंट्रीज है उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो इनकी हेल्प से वो क्या होता है, दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं और वहां पर अपनी मोनोपोली जो है क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि वो बाकी सब जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि इनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, ये लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर बना के कंज्यूमर को देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो देश के लोग जो है अपने प्रोडक्ट को छोड़ के विदेशी प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं, वो फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट आता है। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री है और उनकी हालत जो है खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी खुद की इंडस्ट्री अब किसी काम की रह नहीं पाती। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ये बिल्कुल सेम पॉइंट है कि अगर बाहर वाली कंट्रीज आएंगी हमारे देश में, बिजनेस करेंगी, अपना बिजनेस सेटअप करेंगी, तो उसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो जो है उन कंपनीज से यहाँ पर compete कर पाए। तो यहाँ पर इस चीज को दूर करने में यहाँ पे सरकार अहम रोल जो है यहाँ पर प्ले करती है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी काफी यहाँ पर देखा गया इंडिया में। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो कि हाथों से काम करती थी, ठीक है, हाथों से चीजें अच्छी सी बनाती थी, वो बिल्कुल ही यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि लोगों अब कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीनरी का ज्यादा यहाँ पर यूज करने लग गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट आई है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आई है। अनएम्प्लॉयमेंट देखो कैसे आई है, देखो जो अब बाहर जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जैसे ही वो इम्प्रूव हुई, अब जो हमारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आई, अच्छी टेक्नोलॉजी आई, तो अब क्या हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी उस टेक्नोलॉजी को यूज करने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्री जो है ज्यादातर मशीनरी पे डिपेंडेंट हो जाती है। अब उनको लोगों की जरूरत नहीं रहती है, तो वो क्या करने लग जाते हैं, लोगों को हटाने लग जाते हैं, उनके हाथ से जो जॉब्स होती है वो यहाँ पर चली जाती है। किस कारण से, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने से अब मशीनरी का यूज ज्यादा यहाँ पर होने लग गया है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो इसका पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि जो बाहर से आती हैं कंट्रीज, वो हमारे लेबर का जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनको कम वेजेस पे ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाता है। क्लियर है आपको। तो लेबर का भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव इंपैक्ट ही डालते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पर दूर किया जाता है अगर यहाँ पर सरकार अच्छा रोल प्ले करे। नेक्स्ट देखो क्या है, इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा इनइक्वालिटीज है ट्रेड में, ठीक है, इकोनॉमी में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जो एमएनसीज है, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो तो आगे निकल जाती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, पर जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज है, होम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, वो आगे नहीं निकल पाती, जिनसे उनके बीच में काफी ज्यादा यहाँ पर फर्क आ जाता है। एमएनसी बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है और जो हमारे यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वो काफी पीछे रह जाती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट देखो बैड इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से हमारे कल्चर पे, वैल्यू सिस्टम पे भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज्यादातर देखो जो बाहर की चीजें हैं जो इंडिया में नहीं थी, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो भी इंडिया में जो है आने लगी। जिससे आप लोगों को पता है कि ड्रग्स वगैरह हो गए ना, नशे की चीजें हो गई, है ना, इससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि अब एक देश में चीज बनेगी तो वो बाकी सारे देशों में भी जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसकी वजह से हमारे कल्चर पे भी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है।
क्लियर है। तो ये कुछ हमारी डिसएडवांटेजेस थी जिस जो कि ग्लोबलाइजेशन का होता है। तो आप देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हमारे देश पे पॉजिटिव काफी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ज्यादा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़े, पर उसके साथ साथ कुछ यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। ठीक है, हर चीज के साथ आप देखोगे कुछ यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो कोशिश करे कि जो नेगेटिव पॉइंट है उसको यहाँ पर कम से कम यहाँ पर कर सके, उसके लिए अच्छी अच्छी यहाँ पर जो है पॉलिसीज वगैरह लेके आए। क्लियर है आपको? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट थे जो कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पड़े थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर देखो क्या है, ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर एंड थ्रेटन्ड री एमरजेंसी ऑफ प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर का मतलब क्या हुआ। सिंपली देखो, अब ग्लोबलाइजेशन को हमें रिवर्स करना है। पहले हम हमने ग्लोबलाइजेशन को ले आया, मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी उन्हें हमने हटाया और ग्लोबलाइजेशन को लगाया। ठीक है, ले आया। अब इसको रिवर्स करने का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन को हटाओ, अब फिर से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे ले आओ। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर कहते हैं रिवर्स गियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है आपको? अब ये क्यों ले आया गया था वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई सारे जो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है, जो हमारी पॉलिटिक्स में और जो इकोनॉमी में जो भी क्राइसिस आते थे, आपने देखा कि उसका हमारे दूसरे देश की कंट्रीज पे भी वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज पे भी काफ़ी जो है बुरा इफेक्ट पड़ता था। तो यहाँ पर जो हमारा WHO है, जो हमारा WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि हमें अब वापस से कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे तो हमारे जो देश हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक देश गलतियां करता है तो उसका खामियाजा बाकी देशों को भी यहाँ पर भोगना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ ऐसा रूल्स और रेगुलेशन हमें फिर से ले आने पड़ेंगे और ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा यहाँ पर कम करना पड़ेगा। उसी के लिए हमने यहाँ पे ले आया डी ग्लोबलाइजेशन। अब हमें जो है ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर हटाना। तो यहाँ पर देखो, डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी और इंटीग्रेशन अमंगस्ट पर्टिकुलर यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डी ग्लोबलाइजेशन। अब जो डी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंट्री के ऊपर जो हम डिपेंडेंट हो गए थे, एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे, उसे हमें यहाँ पर कम करना है। जो इंटीग्रेशन थे, जो हम जुड़े हुए थे, ज्यादा ट्रेड करते थे, उसे भी हम यहाँ पर कम करना है। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन। अब ये डी ग्लोबलाइजेशन कैसे की जाती है, इसके लिए हमें तीन तरीकों से डी ग्लोबलाइजेशन जो है की जा सकती है, इसको हमें हटाया जा सकता है। क्लियर है आपको? वो कौन से तीन तरीके? सबसे पहले टैरिफ्स। ठीक है, टैरिफ्स क्या होते हैं? सिंपली टैक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कई तरह के जो है टैक्स लगाने, जैसे कि हमें ट्रेड कम करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट पे जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्सेस लगा देने, इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देने हैं कि लोग उसको इंपोर्ट कर ही ना पाए। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि अब इंपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा जो ट्रेड होगा बाहरले देशों से वो यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इंपोर्ट कोटास। ठीक है, अब ये कोटास क्या होते हैं, देखो सिंपली जब इंपोर्ट करना है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एक कोटा फिक्स कर देती है कि आप जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतने ही चीजों को इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लो कि एक साल का यहाँ पर कोटा रख दिया गवर्नमेंट ने कि कोई भी पर्सन जो है वो एक साल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 5 मशीनें ही मंगा सकता है। तो ये क्या होगा, एक कोटा फिक्स कर दिया गया, जिससे अब सिंपली जो है हमने इंपोर्ट को यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया। क्लियर है? कोटा फिक्स करके भी हम जो ट्रेड है यहाँ पर कम कर सकते हैं। यहाँ पर कोटा का मीनिंग देख लेते हैं। द इम्पोर्ट कोटाज इज अ टाइप ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट सेट्स अ फिजिकल लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड टाइम में हमने यहाँ पर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर फिक्स कर दी। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब ये नॉन टैरिफ बैरियर्स यहाँ पर क्या होते हैं, सिंपली देखो, नॉन टैरिफ मतलब कि जो हमने टैक्स लगा के नहीं रोकना है, टैक्स के अलावा। अब टैक्स के अलावा हम कैसे रोक सकते हैं, अगर कोई पर्सन यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता है तो रूल्स एंड रेगुलेशन ही इतने टफ कर दो कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता करता ही थक जाए और नेक्स्ट टाइम से वो इंपोर्ट करे ना। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बना दो, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो इन बैरियर्स का यूज करके हम जो है यहाँ पर डी ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को हटा सकते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये हमारे कुछ सिंपल से पॉइंट थे जिसकी हेल्प से हम डी ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या यहाँ पर क्लियर है आपको। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए।
और मैंने जो आपको लिंक शेयर किया है उस लिंक पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस भी जरूर मार्क कर लीजिए। फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने फटाफट से यहाँ पर आंसर करने हैं। तो यहाँ पर देखो, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे यहाँ पर रीजंस है जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आया गया था। ठीक है, फटाफट से यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। क्या वो हाई इन्फ्लेशन रेट थे, या फिर नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था, या फिर इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, जब तक हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। हाई इन्फ्लेशन रेट का मतलब कि जिस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए गए थे वहां पर जो है इन्फ्लेशन काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी। उसके बाद नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कि जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया था। हम इंपोर्ट यहाँ पर ज्यादा करने लगे थे एज कंपैरिजन टू हमारे एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर काफी एडवर्स यहाँ पर इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब जब हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो इनकम है वो कम हो जाए उसके एक्सपेंडिचर से, मतलब जितनी इनकम है उससे ज्यादा यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर करने लग जाए। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आने की जरूरत पड़ी थी। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो ले आए गए थे। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, डी इज अ करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ही है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे वो आप यहाँ पर मुझे आंसर में बताओगे कि आंसर क्या है। बिल्कुल सही, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जब यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है ले आए गए थे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, डैश इज द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेट ए डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी हेल्प से हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या वो लिबरलाइजेशन है, क्या वो ग्लोबलाइजेशन है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, किस पॉलिसी के अंडर हम जो है यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है, ग्लोबलाइजेशन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का बाकी दोनों का भी मीनिंग समझते हैं। लिबरलाइजेशन में देखो क्या, ये ऐसी पॉलिसी होती थी जिसमें गवर्नमेंट को लिबरल होना था, मतलब कि जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए थे ट्रेड से लेकर अदर पॉलिसीज उन्होंने बनाई हुई थी उनको कम करना है। ठीक है, उन रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पर कम करना है। और प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे, जहाँ पब्लिक सेक्टर उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर मौके देने, अपॉर्चुनिटीज देने। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर सोल्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स अंडर विच। ठीक है, हमने जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, पब्लिक सेक्टर मतलब कि जो सरकारी हमारी इंस्टीट्यूट्स वगैरह थी उनको हमने प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया। ठीक है, वो किस पॉलिसी के अंडर हमने किया था। क्या वो लिबरलाइजेशन है, क्या वो ग्लोबलाइजेशन है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन है, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। क्या वो लिबरलाइजेशन है, क्या वो ग्लोबलाइजेशन है, या फिर प्राइवेटाइजेशन है। फटाफट से आंसर बता दीजिए इसका। बिल्कुल सही, इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन देखो, ये तो हमारा एक रीजन था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हमें प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देना, पूरी तरीके से बेच देना। दूसरा एक और तरीका था हमारा कि हमें क्या करना है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो शेयर्स है उनको हमें प्राइवेट प्लेयर्स को जो है आधे शेयर्स या कुछ शेयर्स यहाँ पर बेच देने हैं। ठीक है, एक और रीजन था हमारा यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ कंट्री इकोनॉमी। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर हमारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई थी। फटाफट से यहाँ पर एक बार मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनमें से कौन सी चीज आई थी। सबसे पहले आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, या फिर लिबरलाइजेशन। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है पैदा हुई थी, आई थी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा।
फटाफट से आंसर बता दीजिए इसका क्या रहेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ये आउटसोर्सिंग बेसिकली देखो क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं यहाँ पर। आउटसोर्सिंग में हम क्या करते हैं, अपना काम किसी बाहर वाले पर्सन से करवाते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो एक ए पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर एक ही कंपनी है, इसने इसने यहाँ पर कोई काम कराना था, मान लो इसने सेल्स करवानी थी अपनी कंपनी में, जो ये बनाता है उसकी सेल्स करवानी थी। तो ये सेल्स इसने खुद नहीं की, मतलब ये सेल करने का जो काम है उसने खुद नहीं किया। यहाँ पर एक सेल्स कंपनी अलग से बनी हुई थी जो सेल्स में जो है बहुत अच्छा काम कर रही थी, जिसका मेन काम क्या था, सेल्स करनी। तो इसने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने का काम किसे दे दिया, इसको बी पर्सन को दे दिया। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग, जब हम अपना काम किसी बाहर वाले पर्सन से यहाँ पर करवाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये कैसे आया, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है, जिनको कोई काम अपने देश में करने में ज्यादा महंगा पड़ता था, अब वो बाहर के देशों में जो है करवाने लग गई थी। जैसे होता है ना कि अगर हम अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पर जो कॉस्ट है हमें ज्यादा आ रही, तो उसको हम क्या करेंगे, बाहरले देश में प्रोडक्शन करवा लेंगे। तो वो भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, आउटसोर्सिंग होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 रिप्लेस विद, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसको हमने किसके साथ यहाँ पर रिप्लेस किया था। पहले देखो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट 1999, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इनमें से किसके साथ हमने फेरा को जो है रिप्लेस किया था। ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो रिप्लेस क्यों किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या था, जो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था। क्लियर है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले तक जो है हमारे देश में यही फॉरेन एक्सचेंज को जो है यहाँ पर रेगुलेट करता था। पर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो हमने इस एक्ट को चेंज करके एक नया एक्ट जो है वो ले आया था, उसका नाम क्या है। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। इस यही एक्ट जो है ले आया गया था। तो बेसिकली देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता था, यहाँ पर फॉरेन करेंसी को रेगुलेट किया जाता था, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेन करेंसी है हमारे देश में ही रहे, ज्यादा बाहर ना जाए, उसका ज्यादा ट्रेड ना हो। पर इसमें क्या था कि इसमें फॉरेन करेंसी को मैनेज किया जाता था, मतलब कि अच्छे तरीके से मैनेज करना था, ट्रेड को बढ़ावा देना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फॉरेन करेंसी आई, उसको रेगुलेट नहीं करना था। क्लियर आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, जो हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस डेवलपमेंट एक्ट था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट एक्ट था ये भी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही यहाँ पर हमारा पार्ट था। ठीक है, इसको ले आया गया था इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पर जो है रेगुलेट करने के लिए। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा, कब इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल सही आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, 1999। ठीक है, 1999 में यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट डेवलपमेंट एक्ट जो है यहाँ पर आया था। क्लियर है आपको। ऐसे ही कुछ हमारे और भी एक्ट आए थे, जैसे कि हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया था, है ना। तो ये कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो कि ले आए गए थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।